सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज फ्यूल योर स्किल और ग्रीन अर्थ के साथ में जो हम सीरीज कर रहे हैं, उसके आज के सेशन में आज की मुलाकात में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और प्रदीप सर को एक बार फिर, हालांकि आवश्यकता नहीं है, वो इतने बड़े हैं, फिर भी उनको एक मैं धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूं को जिस प्रकार से हमारा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, उससे लगातार लाभ हमारे सभी साथियों को अपने खेत को मैनेज करने में, अच्छी उपज लेने में, संभाल करने में बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। और इसके लिए आपको जितना धन्यवाद दिया जाए उतना ही मैं मानता हूं कि कम होगा। फिर भी मैं अपना कर्तव्य निभाता चलूं, आपको एक बार इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता चलूं, और आप इसी प्रकार से अपना सहयोग और आशीर्वाद हम सभी लोगों पर बनाए रखें। इसी निवेदन के साथ में आज का डिस्कशन शुरू करना चाहते हैं। आज का डिस्कशन, जैसे कि इसका टॉपिक है, आप सभी लोग इससे अवगत हैं कि अगस्त और सितंबर में कैश क्रॉप्स और सब्जियों की अच्छी फसल कैसे लें, इस बारे में क्या कृषि वैज्ञानिक क्या कहते हैं, उन्नत खेती की क्या तकनीकें हैं, और उन सबका जब हमने अपने फील्ड में प्रैक्टिकल अनुभव किया है तो उससे हमने क्या सारांश निकला है, क्या हमने उससे सीखा है, वो सब प्रदीप सर हम लोगों के साथ में आज शेयर करेंगे। आज का सेशन मैं बल्कि प्रदीप सर की परमिशन से ही और विजय सर की परमिशन से प्रदीप सर से शुरू नहीं करूंगा, थोड़ी सी गुस्ताखी कर रहा हूँ। मलकीत सर से निवेदन है कि आप सेशन का चार्ज यहाँ से लेवें और थोड़ा सा अपना अनुभव कुछ बताएं कि कैसे इससे आपका कुछ लाभान्वित इससे हुए हैं एक तरफ, और कुछ अगर आप कुछ विशेष बात सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो भी आप शेयर करें, जिससे कि अगर संभव हुआ तो इस सेशन में, नहीं तो अगले किसी सेशन में उसको कवर किया जाए। जी सर, आज का जो टॉपिक आप जी ने बताया वो टॉपिक आपका हमारे सिर मत्थे सर। मैं सर जानकारी लेना चाहता था बागवानी के बारे में। आज मैं पुष्पिंदर सर से बात की थी और मुझे सिट्रस के बारे में, स्वीट लेमन के बारे में और अपने जो हाइब्रिड फायदा है उसके बारे में नॉलेज लेनी थी। हिल्स एरिया में हमारे 15 किले जमीन है सर, उसकी खेती कैसे कर सकते हैं, सिट्रस की खेती कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी उसमें से बीमारियां आ सकती हैं, कैसे उसकी उपज करनी, ये सर सीखना था मैंने आज। और आज का टॉपिक जो आपने बताया कि सर आज सब्जियां मतलब कैसे हम अगस्त से सितंबर के बीच कैश क्रॉप का मतलब कैसे फायदा ले सकते हैं उसका। तो सर जो नेक्स्ट जो खेती होने जा रही है हमारे पंजाब में आलू की, जो आलू की उपज अब होगी, जो आपका हमने यूज कर रहे हैं पावर प्राइम, पावर एजेड और पावर रूट्स। तो सर आलू की खेती के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई इस जो जो तीनों प्रोडक्ट है उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। आलू की खेती में उसको कितनी मात्रा में डालना है पर एकड़, वो सब सर नॉलेज हमें चाहिए थी। चलिए, नमस्कार सभी को और सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सब जुड़े हैं उसके लिए। मलकीत सिंह जी, आलू की खेती कैसे करेंगे, अपना जो अगले महीने का जो टॉपिक है अक्टूबर का, सितंबर का, क्योंकि आपके यहाँ पर खेती अक्टूबर में शुरू होती है या नवंबर में होती है आलू की खेती, राइट? जी सर। तो उसका जो अपना अगला सेशन रहेगा वो अपन उस विषय पर लेंगे। और जो आपका सिट्रस का आपने बताया वो व्यक्तिगत रूप से अपन बात करके एक बार या तो आपके वहाँ के जो कुछ लोग हैं, टीम है, उनके साथ में सिट्रस के ऊपर, और वो करेंगे। उसके पहले जो 2-3 सेशन हुए वो रिकॉर्डेड है हमारे यूट्यूब पर, आप उनको सुन ले, उनको एक बार सुन लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसमें सिट्रस है या क्या कहते हैं गुआवा है, इसके अलावा सीताफल है, इन सब के ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है 2-3 सेशन में। 2 सेशन लगातार हुए हैं, तो वो एक बार आप उसको एक बार देख लें, दोनों वीडियो, तो काफ़ी आपके जो कंसेप्ट से क्लियर होंगे। तो आपको फिर और क्या जानना है उसका एक लिस्ट बना लें, तो उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करेंगे। फिर आपकी जो ज़रूरत रहेगी उस पर बात करेंगे। जी सर। आज हम शुरू करते हैं कि भाई अगस्त और सितंबर में क्रॉप नहीं आती है, लेकिन कैश क्रॉप का बहुत बड़ा और क्या कहते हैं लिस्ट बहुत लंबी है।
क्रॉप और सब्जियों की, स्पेशली अगस्त और सितंबर में। तो इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और मेरे जो अनुभव पिछले 15 सालों के रहे हैं उनको मैं शेयर करूंगा। आप अपने अनुभव भी शेयर कीजिए और कोई आपका सुझाव, सलाह या कोई प्रश्न है तो वो भी आप बीच में भी हाथ उठाकर पूछ सकते हैं और कार्यक्रम के बाद भी और आप पूछ सकते हैं। देखिए, जो अगस्त और सितंबर का जो महीना है, कैश क्रॉप और इस समय जो फसलें लगी हुई है, जैसे इस समय जो मुख्य फसलें लगी हुई है वो बड़े हिस्से में, देश के एक बहुत बड़े हिस्से में सोयाबीन लगा हुआ है, कॉटन लगा हुआ है, कपास, नरमा या इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, वो बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि कॉटन बहुत अहम और क्या कहते हैं मुख्य क्रॉप है अभी से एक समय की। इसके अलावा जो एक क्रॉप लगी हुई है जो हम रोज़ सुबह शाम हमें ज़रूरत पड़ती है वो है पैडी, धान, वो बहुत बड़ी मात्रा में लगा हुआ है। इसके अलावा सब्जियां लगभग सारी इस समय लगी हुई रहती है। मिर्ची ले लीजिए, टमाटर है, भिंडी है, बैगन है, लौकी, ककड़ी, कद्दू, जो भी सब्जियां आती है अच्छे भी मिलते हैं। लेकिन ये जो अगस्त और सितंबर का महीना है बहुत ही चैलेंजिंग होता है। क्या क्या चैलेंज आते हैं उस बारे में थोड़ा सा एक बार हम जानकारी लेंगे कि एक तो ये पूरा चूँकि मानसून का समय रहता है, कहीं पर बारिश बहुत तेज़ रहती है, कहीं पर कम रहती है, कहीं शुरुआत होती है, कहीं पर लगातार 7 दिन 8 दिन तक बारिश होती है। और इस बार जैसा माहौल है कि बारिश पहले हो गई, फिर 15 से 20 दिन का गैप हो गया और गर्मी भी बढ़ गई, और अभी जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री ज़्यादा चल रहा है जो नॉर्मल होना चाहिए उससे। और कहीं कहीं पर तो बारिश अभी हो ही नहीं रही है, 20-25 दिन से पूरी बारिश एकदम बंद पड़ी हुई है। तो ये जो स्थिति, इस तरह की सिचुएशन आती है, ऐसी सिचुएशन में जब गर्मी बहुत बढ़ी हुई है, ज़मीन के अंदर जो नमी थी वो उड़ती जा रही है, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई है, ऐसे समय में थ्रिप्स, माइट्स, जैसिड्स, एफिड्स, वाइट फ्लाई, लार्वा, फंगल डिजीज़, इन सभी का मिलके एक बहुत बड़ा अटैक सारी फसलों पर रहता है। मेरा जो पिछले 15 साल का अनुभव है वो ये कहता है कि 15 अगस्त से और ये जो सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर या पूरे सितंबर तक, ये जो 40-45 दिन का जो समय रहता है ये बहुत ही खतरनाक समय रहता है। ऐसा इसको मैं खतरनाक वर्ड इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि इस समय कोई भी ऐसी, कौन सी ऐसी बीमारी है जो इस समय नहीं आती। सकिंग पेस्ट भरपूर है, चाहे फिर वो थ्रिप्स हो, माइट्स हो, वाइट फ्लाई हो, जैसिड्स हो, एफिड्स हो, हर तरह का लार्वा है। अभी अगर कॉटन है तो बॉल वॉर्म है, पिंक बॉल वॉर्म आ जाएगा अभी थोड़े दिनों में। भिंडी है, बैगन है तो उसके ऊपर फल छेदक है, तना छेदक है बैगन के ऊपर। सोयाबीन और ये लगी हुई है तो इसके ऊपर, और पॉड बोरर जो फली छेदक है, शिंगा जिसको यहाँ पर महाराष्ट्र में कहते हैं। तो ये सारी बीमारियाँ इस तरह में मौजूद है पूरे खेत में। ऐसे में अगर किसान केवल 2-3 दिन का भी अगर ढिलाई या कोताही करता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मैं आप सबको एक, जिन के पास में कैश क्रॉप है या जो सीजनल क्रॉप जिन्होंने लगा रखी है, उनको मेरी एक छोटी सी सलाह कह लीजिए, रिक्वेस्ट कह लीजिए कि आप अभी खेत को बहुत लंबे समय तक अनअटेंडेड न छोड़ें। हो सकता है कि हम बाकी समय में 5 दिन 6 दिन में जाते होंगे खेत पे और ध्यान रखते होंगे। अभी का जो समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा हर दूसरे दिन खेत में जाके अच्छी प्रकार निरीक्षण करके, और क्या तकलीफ़ है, क्या बीमारियां कौन सी है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मैं केवल जिनके पास 5 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़, 500 एकड़ खेती है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। जिन लोगों ने अपने टेरेस के ऊपर टेरेस गार्डन बनाया है, गमलों में पौधे उगाए हैं, बालकनी के अंदर 5 पौधे होंगे, उनके लिए भी ये सलाह है। क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि आपकी छत के ऊपर अगर 2 पौधे लगे हुए हैं, कोई करेले की कोई एक बेल लगी हुई होगी, 2 पौधे आपने चौलाई के लगा रखे होंगे, बीन्स के लगा रखे होंगे, तुलसी का पौधा लगा होगा, इन सभी के ऊपर
अभी आप देखेंगे इस तरह की ये जो सकिंग पेस्ट वाली सारी बीमारियां आपको अभी देखने को मिलेगी। तो इनका बिल्कुल ध्यान रखें और इनका समय समय पर इलाज करें। क्या इलाज करना, कैसे करना, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। इसके अलावा डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू जो फंगल इन्फेक्शन में है, और सकिंग पेस्ट जब ज़्यादा आता है तो उसके बाद में वेजिटेबल्स के ऊपर और इस तरह की जो कैश क्रॉप है उनके ऊपर, और वायरस का डिजीज़ आता है। तो येलो वेंस मोजाइक वायरस आता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ती है, बाहर की तरफ मुड़ती है, और इस प्रकार का काफ़ी नुकसान फसलों को इस समय होता है। तो ऐसे समय में इनका इलाज क्या है? अब जो लोग कन्वेंशनल तरीके से इलाज करते हैं, केमिकल वगैरह के का इलाज करते रहते हैं, वो अपने हिसाब से करते रहें। मैं जो नॉन टॉक्सिक या जो जिसको कहते हैं कि भाई आप रेसिड्यू फ्री फार्मिंग जो लोग करते हैं, उनके लिए जो कुछ सोल्यूशन है वो मैं आपको बताऊंगा। पौधा आज की स्थिति में, यानी जो पौधा आज लगा हुआ है, किसी को लगे हुए 1.5 महीने हो गए, किसी को 2 महीने हो गए, किसी को 2.5 महीने हो गए, यानी हमने जून में और प्लांटेशन शुरू की थी। तो जिन्होंने जून में की है तो जून, जुलाई, अगस्त उनको लगभग 3 महीने होने को आ गए। जिन्होंने आधे जून के बाद की है उनको 2 महीने हो गए। जिन्होंने जुलाई के शुरुआत में की है उनको 1.25-2 महीने हो गए। लगभग 20 मई से लेकर और अभी तक अगर देखेंगे तो लगभग 3 महीने का समय हो गया है हमारी फसल को। नहीं है क्या? कुछ लोगों ने कैसा किया है कि भाई बारिश लेट हो रही थी तो अभी हम नहीं लगाएंगे, और हम उन लोगों ने क्या किया, फिर बारिश का इंतजार किया, और जब अच्छी बारिश हो गई तब लगाया। तो बहुत लोगों ने जुलाई एंड तक भी फसल लगाई है, बीज डाले हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं रहती है तो हम रिस्क नहीं लेते, और हम क्या करते हैं, पूरी भरपूर पानी का इंतज़ार करते हैं, और जब अच्छी बारिश हो जाती है उस समय हम फसल और बीज बोते हैं। सही भी है, जिनके पास पानी नहीं है और केवल रेनफेड यानी बारिश के पानी पर निर्भर है तो उनके लिए ये सही भी है। ऐसे समय में अगर आपको ध्यान होगा तो बार बार मैं और 7 स्टार क्रॉप केयर स्ट्रेटेजी के बारे में पहले भी मैंने अपने जो वेबिनार हुए उसमें बताया है। मैंने अपने वीडियोस में जो YouTube पे डाले हैं उसके ऊपर भी मैंने कई बार बताया है कि जो 7 स्टार क्रॉप केयर स्ट्रेटेजी है, और उसका जो पहला जो सूत्र है कि आर जाल यानी रूट, जड़ों के ऊपर जाल, जड़ों का विकास, और मित्र सेना यानी जड़ों का भरपूर विकास, और जमीन में मित्रों की सेना यानी जो मित्र जीवाणु हैं उनका भरपूर उपयोग। जिन लोगों ने इसका फॉलो किया रहेगा उनको सारा जो स्ट्रेस अभी आ रहा है, स्पेशली जो मौसम की वजह से और पानी की वजह से, वो कम आएगा। बाकी लोगों की फसल अगर 10-12 दिन में अगर और रिस्क पे आ जाती है और एकदम से, और क्या कहते हैं कि हाथ पे पाँव फूल जाते हैं, जिन्होंने आरजाल और मित्र सेना का उपयोग किया होगा, तो वो ये जो 10-12 दिन का जो स्ट्रेस है उसको वो 20-22 दिन तक भी झेल सकते हैं और क्रॉप को पूरी तरह से ख़त्म होने से बचा सकते हैं। तो ये जो पहला सूत्र था, और दूसरा जो था, तीसरा जो था वो था बायोवॉल। तो अभी का जो समय है वो बायोवॉल यानी क्या, बायोलॉजिकली और जो भी प्रोडक्ट है उनके माध्यम से पौधे के ऊपर एक इस प्रकार की दीवार की रचना कर देना जिससे कि इस प्रकार के जो आक्रमण होते हैं उनसे हमारा पौधा लड़ सके, सक्षम हो सके। और देखिए ये सारे जो करने पड़ते हैं ये प्रिवेंटिव करने पड़ते हैं। अपने यहाँ कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज अच्छा। अगर वर्तमान समय की अगर बात लेंगे आप, तो जिस तरह से हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं, इसमें क्या इलाज को आप बेहतर समझते हैं या परहेज को? ऑब्वियसली आप परहेज करना ज़्यादा पसंद करेंगे इलाज कराने से, क्योंकि इलाज जो कराना पड़ेगा तो बहुत क्या क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन परहेज करना बहुत आसान और बहुत छोटी सी बात है, बहुत कम पैसे में हो सकता है। एक 10 रुपये 15 रुपये के रुमाल को भी नाक पे रख लिया तो बचाव हो सकता है, और छोटी छोटी बातें जो आप सबको पता है। तो ये परहेज,
खेती में भी, फसलों में भी ऐसा ही होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम परहेज कर सकते हैं, यानी बीमारियां आने से बचा सकते हैं। अब आप देखिए कि जो बायोवॉल की बात हुई थी उसमें 2 प्रोडक्ट हमने सजेस्ट किए थे, सिलपॉट और नीमोक्योर। सिलपॉट यानी जो सिलिका बेस्ड जो अपना प्रोडक्ट है वो, और नीमोक्योर यानी जो नीम से बना हुआ है, जो कोल्ड प्रेस्ड नीम से बना हुआ है। ये दोनों प्रोडक्ट के शुरुआत में 3 स्प्रे और बाद में 15 दिन पर, यानी अमावस्या के 2 दिन पहले और पूर्णिमा के 2 दिन पहले अगर इनके स्प्रे हम लेते रहते हैं तो आप, अभी कुछ लोग क्लेम करते हैं कि नहीं, हमको तो आपके प्रोडक्ट से 90%, 95, 98% तक रिजल्ट मिल जाते हैं। मैं शायद उनको हमारे प्रोडक्ट के प्रति अति प्रेम है ये कहूँगा, लेकिन ठीक है, अच्छी बात, अगर आपको मिले हैं तो इसमें केवल प्रोडक्ट नहीं, आपका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आपने उतनी सेवा अपने पौधों की या उतना ख्याल आप अपने पौधों का रखा है, तब जाके आपको ये इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। वैसे भी एग्रीकल्चर में अगर 70% रिजल्ट मिले हैं तो 100% ऐसा माना जाता है। तो समय समय पर अगर आप ये बायोवॉल का अगर ध्यान में रखेंगे और इस प्रकार अगर इसका सिलपॉट और नीमोक्योर का स्प्रे करते रहेंगे तो ये सारे जो जैसे बीमारियां इस समय आती है, थ्रिप्स है, माइट्स है, जैसिड्स है, एफिड्स है, व्हाइट फ्लाई है, सटिंग पेस्ट के और भी जो भी प्रकार होंगे, या फिर लार्वे का जो फर्स्ट स्टेज है, जो तितलियाँ, जो मॉथ जिसे हम कहते हैं, जो अंडे और एग लेइंग करती है आपकी क्रॉप पे, तो ये प्रिवेंटिव अगर आपने किया तो ये सारा एग लेइंग वगैरह नहीं होगा और आप अगले 15 दिन तक सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अमावस्या से 2 दिन पहले और पूर्णिमा के 2 दिन पहले, यानी जो 15 दिन का साइकिल है, उसमें आप अपने पौधे की सुरक्षा रखें, बायोवॉल बना दें, तो ये आपका जो डिफेंस और है वो तैयार हो गया और आपका पौधा अभी सुरक्षित है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपने भरपूर मात्रा में और ज़मीन में खाद डाली है, जो भी खाद आप डालते हो, चाहे वो रासायनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे देसी खाद हो, गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, जो भी आप डालते हैं, आपने बहुत अच्छे बीज भी लगाए हैं और पूरी तरह से तैयारी की है, लेकिन अगर पौधे का इम्यून सिस्टम, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी नहीं है तो ये सारा किया कर ये धराए पर पानी फिर जाएगा। तो इसलिए पौधे का जो इम्यून सिस्टम है, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बाहर की खतरों से लड़ने की जो उसकी अपनी क्षमता है, उसको बहुत अच्छा बनाने की ज़रूरत है और वो बायोवॉल्स के द्वारा हम बना सकते हैं। अभी जो मैनेजमेंट का अगर देखेंगे तो हम जो खेत में जाने के बाद में और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में जो हम खेत का निरीक्षण करते हैं, इस समय 15 अगस्त से लेकर सितंबर के आखिर तक, इस समय आप अगर रोज़ है तो रोज़ खेत में जाइए, रोज़ नहीं जा सकते तो 1 दिन छोड़कर अवश्य जाइए, इससे ज़्यादा लेट न करें। सकिंग पेस्ट आने के बाद में आप देखेंगे क्या शुरुआत में 1 या 2 या 4 ही और वो कीटाणु हमें वहाँ पर नज़र आते हैं, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट रहता है क्योंकि जो अंडे हैं वो हमें दिखाई देते नहीं। तो हमने देखा अरे अभी तो 1-2 है, ये 1-2 वहाँ से पैदा हैच हुए हैं अभी, यानी वहाँ से वो अंडे से बाहर निकले हैं और एक बार में एक कीट ने हो सकता है वहाँ 200 से लेके और 600 या 800 या 1000 अंडे दिए होंगे। अगले 2 दिन, 24 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे में ये बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से निकलने वाले हैं और उस समय जो इस पत्ते पर आपको 1 या 2 कीट दिख रहे थे, उस समय पत्ता पूरा भरा हुआ दिखेगा कीड़ों से और ये पूरा ऊपर का जो पत्ते के ऊपर का जो रस रहता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो हरा द्रव्य है, ग्रीन पोर्शन, उसको पूरा चूस लेते हैं ये। तो धीरे धीरे पत्ता सिकुड़ने लगता है क्योंकि क्लोरोफिल खत्म हो गया तो पत्ता सिकुड़ता है, पीला पड़ जाता है, क्लोरोफिल निकल गया तो पीला पड़ जाता है। अब पीला जब पड़ गया, वहाँ पर स्कॉर्चिंग हो गई, वहाँ पर छेद हो गया, तो अब तरह तरह के फंगल इन्फेक्शन आते हैं और फाइनली अगर ध्यान नहीं दिया तो पत्ता मर जाता है और गल जाता है, नीचे गिर जाता है। अगर ये बीमारी आपके ज़्यादातर पत्तों पे है तो पूरा पौधा ही मर जाता है, यानी पूरी फसल ही खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसे समय में भी जो भी आप इलाज कर रहे हो उसका समय पे कीजिए। कई बार क्या होता है कि रोग बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल और अटैक है,
एक ही पौधे के ऊपर वाइट फ्लाई भी दिख रही है, थ्रिप्स भी दिख रही है, माइट्स भी दिख रही है, और भी इस तरह के जाने अनजाने कई तरह की बीमारियां एक साथ दिख रही है, उस समय किसान बड़ा कंफ्यूज रहता है कि क्या करूं, कौन सी दवाई डालूं। मैंने बार बार कहा है, फिर से वही बात दोहराता हूं, जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिजीज हो उस समय एक साथ बहुत ज़्यादा केमिकल दवाइयों का प्रयोग न करें। कई बार क्या होता है कि हम 3, 4, 5 दवाइयों को एक साथ डालते हैं बिना ये जाने कि इसमें कौन सी के साथ किसका क्या रिएक्शन होगा, नहीं पता है, हम डालते हैं। और कई बार तो देखा गया है कि 1 एकड़ में 10 टंकी का छिड़काव 2000 या 3000 रुपये तक भी चला जाता है। महंगी दवाइयाँ डालने से ही और रोग के ऊपर नियंत्रण आएगा, ऐसा नहीं है। सही समय पर सही दवाई का प्रयोग करना वो ज़रूरी होता है। इसलिए जो मैं बार बार सिलपोट निमोकेयर बोलता हूँ, इससे ज़्यादातर बीमारियों के ऊपर नियंत्रण पहले 3 दिन में ये दवाई ले लेती है। 7 दिन 8 दिन बाद अगर आप रिपीट करते हैं दूसरी बार, तो अगले 10-12 दिन में आप देखते हैं कि आपको मैक्सिमम अधिकतम नियंत्रण इस पर मिल गया है। आवश्यकता हो तो कोई भी केमिकल दवाई साथ में मिलाने में परहेज न करें। घर में अगर बच्चा बीमार है और अगर उसकी जान पे बनाई है, तो हम इस बात पे बहस नहीं कर सकते कि डॉक्टर आयुर्वेदिक होगा, एलोपैथिक होगा, होम्योपैथी होगा या कोई और होगा। उस समय हम ये करते हैं कि बच्चे को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके ऊपर हम काम करते हैं, न कि पैथिक देखते हैं उस समय। तो अगर कभी ऐसा लगता है कि पौधे की ऐसी स्थिति है, तो आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। जितना कम, जितनी हल्की मात्रा में लें उतना ज़्यादा अच्छा। पत्ते के ऊपर और सिम्टम्स भी पहचानिए। लीफ कर्ल हो जाती है, जिसको कोई कोकड़ा कहते हैं, कोई मरोड़िया कहते हैं, कहीं पर उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा में करते हैं, क्योंकि जब उसका क्लोरोफिल ख़त्म हो गया पत्ते का, तो वो फिर सिकुड़ना शुरू करता है। ऐसे समय में ये जो रस चूसने वाले जो कीट है, ये वायरस के जो वेक्टर्स हैं उनको भी साथ में कैरी करते हैं, उनके पैरों के माध्यम से, उनके शरीर के माध्यम से वो आते हैं और फिर वो पौधे पर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। और उसके बाद में जब पौधा अगर वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, तो साधारणतः लोग अगर 2, 4, 10 पौधे हैं तो उखाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये रोग बढ़ गया है तो क्या करेंगे? तो ऐसे समय में काइटोपॉट नाम का एक अपना प्रोडक्ट है, उसको आप 2 ml प्रति लीटर से आप स्प्रे करें। साथ में अगर आवश्यकता है तो कोई एक टॉनिक के रूप में किसी पीजीआर या ग्रोथ प्रोमोटर को मिलाएं और उसका स्प्रे करें। आप देखेंगे कि स्प्रे करने के बाद में पौधे के अंदर वापस से जान आ रही है, हरियाली थोड़ी शुरू हो रही है। और इसके 7 दिन के बाद में अगर ज़्यादा समस्या है तो आप फिर से इसको 8 दिन के बाद में रिपीट करें, तो आप देखेंगे कि पौधे के ऊपर फिर से अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, जो बेल वर्गीय फसलें हैं, इसमें इस समय बहुत रहता है मिर्ची के ऊपर। इनके लिए भी जो काइटोपॉट में बताया, ये एक अच्छा उत्पाद है। सिलपोट निमोक्योर के लगातार 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन या 15 दिन पे, जैसी फसल जैसी आवश्यकता है, 7 से 15 दिन के इंटरवल में अगर आप इसको करते रहते हैं, तो जैसा मैंने पहले भी कहा, आप ज़्यादातर समस्याओं से बाहर रह सकते हैं। 60-70-80% तक ये समस्याएं आपके खेत पे दिखेंगी नहीं। तो ये लगातार करने की चीज़ है। जड़ें मजबूत अगर रही तो पौधे में उठाव अच्छा रहेगा, और ये आपने बायोवॉल का क्रिएट कर दिया तो पौधे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और इन बीमारियों से आप लड़ने में सफल रहेंगे। फर्टिलाइज़र के जो डोजेज रहते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक में हो या फिर आप जो भी प्रयोग कर रहे हैं, वो उनके समय पर देना बहुत ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र के डोज देते समय सही जगह देना ज़रूरी है। हम बहुत बार क्या करते हैं, खेत में पूरे खेत में ऐसे बिखेर देते हैं और हल चला देते हैं
और हम बो देते हैं। ध्यान रखिए आप, फर्टिलाइज़र कहाँ देना है, फर्टिलाइज़र जड़ों पर ही काम करेगा। बाकी जगह अगर फर्टिलाइज़र पड़ रहा है जड़ से दूर तो न तो पौधे के तो काम आएगा ही नहीं, बल्कि वहाँ जो वीड है, जो तण है, जो कचरा है, उसको बूस्ट करेगा और उसको बढ़ाने में मदद करेगा वो। इसलिए सही जगह पर सही मात्रा में फर्टिलाइज़र दें। अनावश्यक रूप से आप फर्टिलाइज़र इधर उधर न दें, क्योंकि उससे जब वीड आएगा तो आपको वीडीसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर से वीडीसाइड आपके जो लगे हुए पौधे हैं उनके ऊपर और दुष्परिणाम करेगा। कभी अगर ऐसा होता है कि वीडीसाइड का पौधों पर दुष्परिणाम हो जाए, मिर्ची वगैरह पे, टमाटर पे, भिंडी पे, या जिस क्रॉप में आप वीडीसाइड या तणनाशक जिसे कहते हैं हम हर्बिसाइड कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, कभी पौधों पर अगर इस तरह का आए तो आप इमीडिएटली तुरंत 15 लीटर या जो भी 20 लीटर का आपकी टंकी है उसके अंदर में 250 ml गाय का दूध डालकर उसका तुरंत स्प्रे करें। इससे जो पौधों के ऊपर जो स्प्रे आपने किया है, जो गलती से और क्या कहते हैं वीडीसाइड का स्प्रे हो गया है, उसकी वजह से जो होने वाला नुकसान है वो रुकेगा और पौधे को ज़्यादा तनाव नहीं आएगा। 250 ml गाय का कच्चा दूध, देसी गाय का मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो जो मिलता है उसका आप करें। तो इससे पौधे के ऊपर जो वीडीसाइड जो टॉक्सिसिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी और पौधा ज़्यादा तनाव में नहीं आएगा। मिर्ची, भिंडी, बैगन ये वैसे भी बहुत सेंसिटिव क्रॉप रहती है। अगर आप मिर्ची का अगर बड़े एरिया में देखेंगे तो जैसे हमारे यहाँ पर विवापुर है महाराष्ट्र में, इधर खरगोन खंडवा है मध्य प्रदेश में, दक्षिण में जाएंगे तो गुंटूर वगैरह है। यहाँ के किसानों को मैंने सुना है कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन वो केमिकल के स्प्रे करते हैं मिर्ची पे। कितनी टॉक्सिसिटी जाती है, कितना खर्चा होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अगर फसल की लागत को नियंत्रण में रखना है तो कितने स्प्रे करने, क्या चीज़ के करने। वैसे ही टमाटर पे है, वैसे ही भिंडी पे है, वैसे ही बैगन पे है। मैं एक छोटा सा अनुभव आपको शेयर करना चाहूँगा। पिछले साल सितंबर में और गुजरात के कुछ किसानों ने, वहाँ पर हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है और उनके अंडर में काफ़ी किसान हैं जो भिंडी लगाते हैं। और भिंडी बहुत अच्छी कैश क्रॉप है, लेकिन बहुत कठिन ऐसे मानी जाती है क्योंकि भिंडी एक ऐसी क्रॉप है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं जो भिंडी पे नहीं आती। उन्होंने तय किया कि इस साल हम भिंडी लगाएंगे तो बिना किसी केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के हम लगाना चाहते हैं। आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे, आप जितने दिन पर बोलेंगे उतने दिन पर हम स्प्रे करेंगे, कुछ भी खर्चा आया तो चलेगा, लेकिन हमें बिना केमिकल के भिंडी की फसल निकालनी है। 22 किसान थे, लगभग 50-55 एकड़ खेती पर, ऑन एवरेज 2.5 एकड़ खेती सबके पास, किसी के पास 2, किसी के पास 3 ऐसे। अब एक बड़ा चैलेंज था, हालांकि पहले बहुत से किसानों ने मुझसे और शेयर किया कि सर आपका जो सिलपॉट निमोकर है ये दोनों हमने चलाए और हमको पूरी अच्छी फसल मिली और हमने पूरे सीज़न किसी भी केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया। अब बहुत सारे लोग बताते हैं, अब वो बताते हैं वो किसान अगर बता रहा है और अच्छी बात बता रहा है तो 100% सच्ची रहती है, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि किसान समस्याएं ज़्यादा लेकर आते हैं, समाधान के बारे में कम बात करते हैं। मेरा तो अनुभव यही रहा है। तो उन्होंने उन 54 एकड़ पे उन्होंने सितंबर 2020 से और फरवरी 2021 के बीच में ये जो 6 महीने उन्होंने क्रॉप ली, उनका कहना था, मैंने 7 दिन पर उनको कहा था कि सिलपॉट निमोकोर का स्प्रे करेंगे और अल्टरनेट में आप काइटोपोट वगैरह या इस तरह जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो आप सलाह लेके करते रहिए, लेकिन मुख्य जो था वो सिलपॉट निमोकोर उनको बताया था। उन्होंने मुझे पूरा ये होने के बाद में वहाँ के जो व्यापारी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो उन्होंने शेयर किया कि सर आपने 7 दिन बताया था, लेकिन हम इतने दिन की रिस्क ले नहीं सकते थे क्योंकि केमिकल का तो हम तीसरे दिन, चौथे दिन करते हैं, तो हमने 5 दिन पर शेड्यूल तय किया था। हर 5वें दिन हम इसका स्प्रे करते थे
हमारी पूरी फसल बिना किसी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल और दवाइयों के बिना हमने निकाल ली। लागत लगभग बराबर रही, उत्पादन 20% ज़्यादा रहा, भाव मार्केट से 10 से 15% ज़्यादा मिला। एक और अनुभव उन्होंने शेयर किया कि भिंडी में क्या होता है, अल्टरनेट डे, जैसे एक दिन छोड़कर हार्वेस्टिंग होती है, और भिंडी की जो साइज़ रहती है जनरली 4.5 से लेके 6 इंच के बीच की भिंडी तोड़ी जाती है। हम भी बाज़ार में जो लोग सब्जी खुद लाने जाते हैं तो हम देखते होंगे कि हम छोटी भिंडी ऊपर से ऐसे तोड़ कर देखते हैं। अगर ऊपर से टूट गई तो ओके, अगर नहीं टूटी, वो केवल मुड़ गई, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत फाइबर बन गया है, ये अभी जाड़ी या चिड्डी हो गई है, तो इसको नहीं लेना है। उनका कहना था कि कई बार ऐसा हुआ कि दूसरे दिन हार्वेस्ट नहीं कर पाए, किसी कारण से लेबर नहीं आया, घर में कुछ काम हो गया, कुछ भी रहा, या मार्केट बंद था, और तीसरा दिन हो गया तो वो भिंडी 6 इंच के बदले 7 इंच 8 इंच हो जाती है। हमारे यहाँ कहावत भी है कि भिंडी की तरह लड़की बड़ी होती जा रही है, उसका संबंध क्यों नहीं करते, ऐसे एक कहावत भी चलती है। लेकिन उनका कहना था कि वो भिंडी जो 6 इंच से 8 इंच की हो गई, वो ऊपर से तोड़ने से उतनी ही कच्ची थी जितनी 4.5-5 इंच की भिंडी थी। तो मार्केट के जाने के बाद में ये समस्या नहीं आई कि ये तो भिंडी बड़ी हो गई है, ये तो पकेगी नहीं, इसके अंदर फाइबर बन गया, जाली बन गई, ऐसे कोई भी समस्या हमें नहीं आई। और ये हमारा पहला अनुभव रहा इतने सालों के हमारे और इस भिंडी लगाने के और क्या कहते हैं इस कार्यकाल में। तो इस प्रकार भिंडी जैसी बहुत क्या कहते हैं, मैं तो उसको खतरनाक क्रॉप कहता हूँ, असाध्य मानी जाने वाली क्रॉप भी अगर ली जा सकती है तो बाकी क्रॉप ली जा सकती है। सोयाबीन अभी लगा हुआ है, अभी आपका पैडी लगा हुआ है, कपास लगा हुआ है, कपास के ऊपर सोयाबीन पे ये सारे थ्रिप्स, माइट्स, लार्वा सब आने वाला है। सिलपोट का एक और फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आप जब उसको स्प्रे करते रहते हैं तो उसके अंदर जो पोटैश होने से आपके फंगल इन्फेक्शन भी कम रहते हैं, और दाने अगर लग गए तो उसमें वज़न बढ़ाने का काम करता है। पैडी के ऊपर अगर आपने स्प्रे किए तो आप देखेंगे क्या कि ग्रीनरी बढ़ गई, टिलरिंग के ऊपर बहुत अच्छा उसका असर दिखेगा आपको। इसके अलावा जो अर्ली ब्लाइट वगैरह आती है उसके ऊपर वो भी सप्रेस रहेगा। तो सिल्पिट निमोक्योर के आप 10 दिन 15 दिन पे एक आध स्प्रे कर सकते हैं। पैडी वगैरह वैसे बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं आती, उस पर 2-3 स्प्रे भी किए तो भी शायद काफ़ी रहेंगे पूरे समय के लिए। टमाटर, बेल वर्गीय फसलें, बैगन, इन सब के ऊपर भी ये सारी बीमारियां जो हमने अभी बात की इन सब पर आती है। फसल कोई भी रहे, इलाज तो वही है, क्योंकि वही थ्रिप्स सबके ऊपर आता है, वही पाउडरी मिल्ड्यू सब पे आता है, वही वाइट फ्लाई लगभग सभी पे आती है। मात्रा, समय ये कम ज़्यादा हो सकता है। मिर्ची के ऊपर ऐसा देखा गया है कि आपने अगर सिल्पोट निमोक्योर के स्प्रे ले लिए और अगर फसल लगी हुई है और अगर बहुत ज़्यादा अटैक उस समय हुआ है और उसके बाद में बहुत ज़्यादा पत्तों के ऊपर ऐसे पत्ते सिकुड़ गए हैं, कर्लिंग हो गए हैं और कुछ उनके ऊपर पीले दाग भी दिख रहे हैं, तो आप एक सिल्पोट निमोक्योर करने के बाद में अगले सप्ताह एक काइटोपोट कर दीजिए, और उसके माध्यम से आप देखेंगे क्या कि अगर जो ज़्यादा कर्लिंग पत्ते हो गए और कहीं वायरस का अटैक अगर शुरू हुआ है तो वो सप्रेस हो जाएगा और पत्ते फिर से खुलेंगे और स्वस्थ दिखेंगे। 15 अगस्त से पूरे सितंबर के बीच में ध्यान रख के बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रमोटर पीजीआर के उपयोग न करें, क्योंकि सकिंग पेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा अत्यावश्यक जो हरियाली है उसको आकर्षित करती है। जैसे ही आपने ज़्यादा अगर पीजीआर या ज़्यादा यूरिया का उपयोग किया तो पत्ता बहुत लस्ट ग्रीन ऐसा दिखेगा, और ज़्यादा यूरिया की वजह से पत्ते सॉफ्ट पड़ जाएगा, वाटर बर्ड्स आएंगे उसके ऊपर और सकिंग पेस्ट को वो आकर्षित करेंगे। तो अगर करना भी है इस समय तो बहुत ही ध्यानपूर्वक और जितना आवश्यक हो उतना ही कीजिए। बहुत ज़्यादा पौधे को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पीजीआर और यूरिया का इसका उपयोग टालेंगे तो अच्छा रहेगा इस पीरियड में, क्योंकि एक बार पौधा अगर इन बीमारियों से ग्रसित होता है,
आदमी की तरह है। अगर आप बीमार पड़ गए, 4 दिन बुखार हो गई, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो शून्य हो जाती है। क्योंकि डॉक्टर की फीस लगेगी, दवाई लगेगी, कुछ और टॉनिक लेना पड़ेगा। और 4 दिन के बाद भी जब आप रिकवर होने के लिए और 3-4 दिन होगा नॉर्मल आपके लाइफ में आने के लिए। तो वैसे पौधे के साथ होता है, जब पौधा बीमार होता है तो वो प्रोडक्टिविटी कम कर देता है, क्योंकि खुद को बचाने के लिए सारी ताकत, सारी एनर्जी को खर्च करता है। तो इसीलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा गया है कि पौधे को बीमार न होने दें, बीमारी से पहले परहेज करें और पौधे को स्वस्थ रखें, तो पौधा भरपूर फल देगा आपको। इसके अलावा ज़्यादा पीजीआर, नाइट्रोजन वाले इस तरह के वो जो ग्रोथ प्रोमोटर्स है उसको कम यूज़ करें। दूसरा, आप हर दूसरे दिन या हर दिन और खेत में जाएं, निरीक्षण करें। तीसरी बात, बारिश जहाँ कम हो रही है, पौधा अभी तनाव में आ रहा है, जिनके पास पानी की व्यवस्था है वो उसको समय से पानी दें। अब जिनके पास पानी नहीं है और केवल बारिश के भरोसे जिन्होंने खेती की हुई, ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में फसल का बचना तो मुश्किल है, लेकिन बारिश के ऊपर भरोसा है कि बारिश आज नहीं तो कल तो हो जाएगी, परसों हो जाएगी। तो 2-4-5 दिन का उसको, और अगर आपको क्या कहते हैं, लाइफ देनी है, तो ऐसे में सिलपोट का एक अच्छा स्प्रे पौधे को नहलाने जैसा, अगर मान लीजिए कि आपके पास 1 एकड़ में एक फसल लगी हुई है जिस पे 100 लीटर पानी से स्प्रे हो जाता है, तो आप 100 लीटर पानी न लें, आप 200 लीटर पानी लें और पूरे पौधे को अच्छी तरह नहला दें। साथ में उसमें और सिलपोट ऐड कर दें 200-250 ml प्रति एकड़, और पौधे को अच्छी तरह नहला दें आप। इससे आपके पौधे को 3-4 दिन का एक्स्ट्रा एक लाइफ मिलेगी। पूरा बिना पानी के तो बचाना और रखना असंभव है, लेकिन एकदम से जो पौधा है तो हो सकता है कि अगले 3-4 दिन में बारिश आ जाए और आपकी फसल बच जाए। इसीलिए बार बार मैं जब भी कहता हूँ कि पानी तो के बिना तो संभव है ही नहीं, लेकिन जो बार बार एक वाक्य मैं कहता हूँ कि जड़ ही जीवन है, वो इसलिए कि अगर शुरू में आपने जड़ों के ऊपर इलाज किया हुआ है, आर जाल यानी रूट जाल, इसका प्रयोग किया हुआ है, और जड़ें बाकी पौधों की 6 इंच है, इस पौधे की अगर 9 इंच या 10 इंच है, तो बाकी पौधा अगर 10 दिन तक सर्वाइव करता है तो ये 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन तक सर्वाइव करेगा। तो जड़ों पर ध्यान दें। जड़ अगर स्वस्थ रहेगी तो ऊपर आने वाली बीमारियां, मौसम का तनाव, अधिक बारिश, कम बारिश, धूप, ह्यूमिडिटी, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड, इन सब से आप पौधों की रक्षा कर सकते हैं। तो समय समय पर इनका आप छिड़काव करते रहें और पौधों को बीमारियों से दूर रखें। तो ये कैश क्रॉप के अंदर में या वेजिटेबल्स के अंदर में इन बातों का आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, जैसे फसल अच्छी लग गई, ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी आ गई, लेकिन फूल बहुत कम दिख रहे हैं, या फूल आ रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं। अब इसके कारण क्या है? ग्रोथ हो गई, फूल नहीं दिख रहे। ये जो एनर्जी का फ्लो जो है पौधे को, वो सही तरह से हमने सही दिशा में और उसको डाइवर्ट नहीं किया है, या तो हमने बहुत ज़्यादा ऐसा नाइट्रोजनस चीज़ों का प्रयोग किया है जिससे कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत हो गई। तो ऐसे समय में क्या करना है? ऐसे समय में आप ग्रीन ब्लूम जो फ्लावरिंग को बूस्ट करता है, उसका आप 2 ml प्रति लीटर या 1.5 ml प्रति लीटर से आप उसका प्रयोग करें, तो आप देखेंगे क्या कि जो फूल हैं वो अच्छी मात्रा में पौधे पर आएंगे।
फूल लग गए हैं और फूल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, उनमें फ्रूट सेटिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि पौधे के पास में अंदर में जितनी ताकत उन फूलों को रोक के रखने की है उतनी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए एक पौधे पर 50 फूल लग गए, अब ये 50 फूल फल में कन्वर्ट होने के लिए उसके पास जितनी ताकत चाहिए अगर नहीं है, तो जितनी ताकत है उतने फल में कन्वर्ट करेगा, बाकी फूलों को वो गिरा देगा, ड्रॉप कर देगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि फ्लावरिंग स्टेज में पौधे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता रहती है। तो ऐसे समय में पौधे के न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। ग्रीन ब्लूम का स्प्रे करने से अच्छे फूल आएंगे, अच्छे फूलों में अच्छे फल और धारण होंगे, ड्रॉपिंग भी कम होगी, और न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट ठीक से रखेंगे तो अच्छे स्वस्थ फल भी मिलेंगे। इसी प्रकार अभी सोयाबीन लग गई है, उसमें दाने लगने शुरू हो गए हैं, उसके लिए भी वैसा ही है कि दाने भरने के लिए पोटैश की आवश्यकता होती है। आपने ज़मीन में काफ़ी खाद वगैरह डाली होगी, आपने हो सकता है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, जिंक जो जो चाहिए डाला होगा। इस तरह की जितनी क्रॉप आती है, चाहे वो जैसे सोयाबीन है या फिर जैसे दूसरी जो इस तरह की ऑयल सीड क्रॉप्स लगती है, ऐसी फसलों को, अभी जैसे हल्दी अदरक लगी हुई है, सल्फर की आवश्यकता रहती है। सल्फर की आवश्यकता सभी फसलों को है, इनको कुछ विशेष रूप से है। तो ऐसे समय में आपने अगर शुरू में सल्फर दिया है तो पौधों के ऊपर जो बाद में जो बीमारी आती है, पीलापन आता है, वो कम आएगा। तो पोटाश जनित इस प्रकार के जो फर्टिलाइजर उनका उपयोग करें। बायोलॉजिकल में देखेंगे तो पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया KMB, इसका आप 1 लीटर प्रति एकड़, अगर लिक्विड में आपके पास में तो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उसको ड्रेंचिंग करें, जड़ों के पास दें। अगर ड्रेंचिंग करना संभव नहीं है तो जब आप पानी देते हैं, जिस माध्यम से भी देते हैं, पानी के साथ में दें। जिस फसल में दे रहे हैं, ड्रिप है तो ड्रिप के माध्यम से दें, और फ्लड इरिगेशन बहा के पानी दे रहे हैं तो 1 लीटर KMB पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया को एक 25-50 लीटर के ड्रम में डाल के उसमें पानी में डाल दें, और जहाँ से पानी जा रहा है वहाँ पर हल्की सी नल खोल दें और पूरे पानी को पूरे खेत में जाने दें। ये पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया ज़मीन में जाने के बाद सारा जो पोटैश है उसका अपटेक करेगा फसल को, और जो भी फसल आपकी लगी हुई है उसको मिलेगा। तो इस प्रकार आप उठाव उसका, जो फसलें अगले महीने में हार्वेस्ट हो जाएगी, जैसे सोयाबीन हार्वेस्ट हो जाएगी, बाकी सब्जियां तो चलती रहेगी। अभी आजकल सोयाबीन बहुत कम समय की आती है, कोई 64 दिन की आती है, कोई 65 दिन की आती है, कोई 80 दिन की आती है। तो ये जो 64, 65, 80 दिन की है, इनकी मैच्योरिटी से कम 20 दिन 25 दिन पहले पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया का आप अवश्य उपयोग करें, जिससे दाने बलिष्ठ बनेंगे, भरेंगे और अच्छा वजन मिलेगा, तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। इस प्रकार बहुत सारी और भी बातें हैं, छोटी छोटी है, जैसे जैसे अपन मिलते रहेंगे उन पर बात करते रहेंगे। आज के इस सत्र में आप जो लोग जुड़े हैं, आप लोगों को अगर जो सब्जेक्ट मैंने अभी रखा है, कैश क्रॉप और जो लगी हुई फसलें उनके बारे में, आपको इन सब फसलों के ऊपर अभी आज इस सब्जेक्ट पे ही बात करेंगे, अन्य सब्जेक्ट पे न जाएं अपन। तो इनके बारे में अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ सुझाव होंगे तो वो भी आप अपने शेयर कर सकते हैं, कुछ अनुभव होंगे तो उनको भी आप सबके साथ में शेयर कर सकते हैं। हाँ विवेक जी, कुछ बोल रहे हैं आप? मैं तो सभी लोगों से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि अभी आज का जो विषय है रहा है अपना कैश क्रॉप का और सब्जियों का, उसी के संबंध में अगर कोई उनका अनुभव रहा है या कोई चीज पूछना चाहते हैं, वो जरूर पूछिए। कोई सवाल पूछे उसके पहले मैं एक छोटा सा और आपको एक सुझाव, एक अनुभव आपके साथ में शेयर करूंगा। सुझाव कहना सही रहेगा
कि जिन जिन लोगों ने तुअर यानी अरहर, रेड ग्राम लगाते हैं, कुछ लोग 6-2 लगाते हैं, कुछ बराबर भी लगाते हैं, अलग अलग तरह से अलग से लगाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग और कुछ लोग केवल अरहर की या तुअर की खेती करते हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़, क्योंकि अच्छी फसल है, अच्छे पैसे मिलते हैं, इससे ज़मीन की क्वालिटी बहुत सुधरती है। अरहर में अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो जब पौधा आपने लगा दिया, आपने जो भी दूरी पे लगाया होगा, कोई 4 फुट के लाइनों में और 1.5 फुट पे लगाते हैं, कोई 6 फुट की लाइनों में 2 फुट पे लगाते हैं, और कोई 8 फुट की दूरी में 4 फुट पे लगाते हैं, कोई 12 फुट की दूरी में भी 4 फुट पे लगाते हैं, ऐसे भी है। यानी 10,000 पौधे से लेकर और 1,000 पौधे प्रति एकड़ लगाने वाले लोग हैं अपने यहाँ हिंदुस्तान में। आपने जो भी डिस्टेंस पे लगाया हो, वैसे तो उचित यही है कि एक जगह पर एक ही बीज लगाया जाए, लेकिन अपने यहाँ पर क्या है, 3, 4, 5 बीज तक लगाते हैं। इसके ऊपर पहले भी मैंने कई बार चर्चा की हुई है कि एक साथ अगर 3-4 बीज लगाए तो उसके क्या क्या नुकसान हो। 40-45 दिन या 50 दिन का होने को आ गया है, तो ऊपर जब वो सीधा बढ़ रहा है तो ऊपर से 2-3 इंच उसको आप तोड़ दें, हाथ से तोड़ दें, कोई कैंची से काट दें, और सारे पौधों को वैसा करना है। अगर उसके 2-3 अगर डालियां हैं उसकी, तो तीनों डालियों के जो सिरा है, उसका जो आखिरी हिस्सा है जहाँ से वो आगे बढ़ रहा है, उसको आप तोड़ दीजिए। क्या होगा इससे, उसको जब आप वहाँ तोड़ देंगे तो अगले 10-15 दिन की पूरी एनर्जी को वो इकट्ठा करेगा अपने अंदर, और एक साथ मान लीजिए आपने उसको 4 जगह से तोड़ा है, तो उस 4 जगह से 3-3, 4-4 डालियाँ वो फेंकेगा। तो पौधा जिसके पास 2 या 3 डालियाँ थी या 4 डालियाँ थी, अगले 1 महीने के बाद जब आप देखेंगे तो वो 3 की 12, 14, 16, 4 की 16, 5 रहेंगी तो 20, इतनी डालियाँ ऊपर आपको दिखेगी। तो पौधा जो सीधा बढ़ रहा था वो ऐसे बढ़ेगा, पहले वो ऐसे रहेगा और उसके बाद वो ऐसे आएगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी कैनोपी आगे जाने के बाद कितनी बड़ी बन सकती है। ये प्रैक्टिस आप अवश्य कीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा डर लगता है, पहले आपने नहीं किया है, तो आप एक काम करें, एक लाइन, आपके खेत की कोई भी एक लाइन ले लीजिए, जिस एक लाइन में 10, 20, 25, 50 पौधे होंगे, उन पर ये प्रयोग करके देखिए। आप देखेंगे कि वहाँ के पौधों का जो विकास, जो कैनोपी बनेगी, वो देखने लायक रहेगी, और उस पर जो फलियाँ लगेगी तो उसका आनंद कुछ और ही रहेगा। तो आप ये प्रयोग अवश्य करें। और ये प्रयोग केवल अरहर या तुअर पे ही करने का नहीं है। ये प्रयोग आप किसी भी ही क्रॉप पे कर सकते हैं, मिर्ची पे कर सकते हैं, टमाटर पे कर सकते हैं, बैंगन पे कर सकते हैं, किसी भी फसल पे किया जा सकता है। चने के ऊपर भी लोगों ने करके इससे बहुत फ़ायदे लिए हैं। जी हाँ, चना, ग्राम। तो ये पद्धति को आप अपनाएं। इसको ऊपर से उसको 1 इंच 1.5 इंच का ऊपर से उसको तोड़ दें। हाँ, करने के बाद में एक हल्का सा स्प्रे ले लें आप, सिलपॉट नीमोक्योर या केवल नीमोक्योर का भी ले लें, या अगर आप दूसरी कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी एक हल्का जो फंजीसाइड है उसका हल्का स्प्रे ले लें, क्योंकि जब आप तोड़ेंगे वहाँ पर तो उसको घाव लगता है, और अभी मौसम है तो उसको फंगल इन्फेक्शन नहीं हो, वहाँ पर किसी प्रकार का उसको कोई घाव नहीं लगे, तो उसके लिए एक हल्का सा स्प्रे कर दें वहाँ पर किसी भी फंजीसाइड का। और अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो जो जो भी तरीके आप ऑर्गेनिक के लिए करते हैं उसमें से कोई एक उपाय कर लें, तो इससे वहाँ इन्फेक्शन नहीं होगा और मल्टीपल वहाँ पर ग्रोथ होगी और बहुत सारी प्रशाखाएं वहाँ पर निकलेगी। जी, आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार। माई सेल्फ कमलदीप सिंह फ्रॉम पंजाब, डिस्ट्रिक्ट शहीद भगत सिंह नगर।
जी कमलदीप जी हाँ बताइए। जी, वर्किंग एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा स्कीम एज वेल एज आई एम आल्सो डूइंग फार्मिंग। जी जी माई सेल्फ प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन जी पंजाब फ्रॉम द लास्ट 10 years. आई एम आल्सो डूइंग एग्रो फॉरेस्ट्री। सर मैं जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग जो है वेजिटेबल में, इसका आपका एक्सपीरियंस जो है बीट कंट्रोल ਲਈ ਜਾਂ इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल ਲਈ, ये क्वेश्चन आपने बताना। इंटर क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट रोल जी फॉर जी। बीट कंट्रोल। इंटर क्रॉपिंग का अपने आप में देखिए बहुत महत्व है। अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप आपकी जैसे लगी हुई है, संतरा है, मौसम्बी है, आम है, चीकू है, सीताफल है, गुआवा है, ये लगा हुआ है, तो जनरली इनमें क्या होता है कि जो पौधे से पौधे की जो जिसको हम क्या कहते हैं लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 10 फुट, 12 फुट, 14 फुट, 18 फुट, 20 फुट तक होती है। और पौधे से पौधे की दूरी 6 फुट, 8 फुट, 10 फुट, 20 फुट तक होती है। यानी 20 बाई 20 भी होते हैं, 20 बाई 10 भी होते हैं, 12 बाई 8 भी होता है, अलग अलग होता है। अब बारिश के अंदर में क्या होता है कि पूरा खेत तो खाली पड़ा है। मान लीजिए 1 एकड़ में आपने और 20 बाई 10 पे अगर कोई पौधा लगाया है, तो 1 एकड़ में कितने पौधे लगे हुए हैं आपके? 20 बाई 10 यानी 200 स्क्वायर फुट पे एक पौधा लगा हुआ है, तो आपके 200 सवा 200 पौधे पूरे एकड़ में लगे हुए हैं। और एक पौधे ने मान लीजिए कि 10 बाई 10 यानी 100 स्क्वायर फुट की जगह भी घेर रखी है, तो बहुत कम जगह घेर रखी है, बाकी सारी जगह तो आपकी खाली पड़ी है। और वो खाली जगह में कुछ ना कुछ तो उगेगा ही। तो वहाँ क्या उगेगा? वहाँ कचरा, वीड उगेगा। अब वीड उगा तो उस पर बहुत तरह की बीमारियाँ आएंगी, सकिंग पेस्ट आएंगी, वो सारा जो न्यूट्रिशन है आपका पौधे का वो खा जाएंगे। कचरा भी, गंदगी भी फैलाएंगे और बीमारियाँ भी फैलाएंगे। अब उसको वीडीसाइड मार के दबाव करो, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उससे अच्छा क्या करना कि जितना बीच में जगह मिलती है, लेकिन बीच में कौन सी जगह लगाना वो महत्वपूर्ण है। अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप की हम बात कर रहे हैं, आपका जो पौधा है, मान लीजिए कि आपका संतरे का खेत है और संतरे का पौधा आपका 20 फुट पे दूरी पे लगा हुआ है और 3 साल का पौधा है, और 3 साल की जो पौधे की जो कैनोपी है उसकी जहाँ छाया पड़ती है 12 बजे दोपहर में, 12 बजे का सूरज जब सर पे रहता है, तो जहाँ छाया पड़ती है उससे 1 फुट बाहर यानी 20 फुट की दूरी पे 2 पौधे लगे हैं। इस पौधे की कैनोपी तने से 4 फुट पे है, दाहिने वाले पौधे की भी 4 फुट पे है, तो 4 दूनी 8 और 1-1 फुट और, तो 10 फुट की ये दूरी छोड़ के बीच का जो 10 फुट है केवल इसको यूज़ करना है। 1 नंबर। दूसरी बात, ऐसी कोई क्रॉप नहीं लगाएंगे जो इन पौधों के ऊपर जाए, क्योंकि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की क्रॉप अगर इन पेड़ों से ऊपर गई तो अगले 3-4 महीने पूरा फोटोसिंथेसिस इन पौधों का रोक के रखेगी ये क्रॉप। तो ऐसी कोई क्रॉप नहीं लें जो इनके ऊपर जाए, क्रॉप ऐसी लें जो इन पौधों से नीची रहे, 1 फुट, 1.5 फुट, 6 इंच नीची रहे, ऊपर न जाए। इससे क्या होगा कि आपका जो, और एक और बात, कोई भी ऐसी क्रॉप न लें जो वापस कुछ न देती हो, जैसे भुट्टा, मक्का, ज्वार, बाजरा। ये जो क्रॉप है ये ऐसी है कि ये कुछ देती नहीं ज़मीन से, ये सारा ज़मीन से निकालती हैं। आपने देखा है कि मक्के का जब पौधा लगाते हैं तो आखिर तक वो सारी उसकी पत्तियाँ, उसकी सब कुछ उसके पास ही रहता है, उखाड़ने के तक कुछ भी ज़मीन को देता नहीं है, वो केवल ज़मीन से लेता है। इसलिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दिया हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा और खेत को हल्का करना हो तो मक्का लगा देते हैं कि भाई मक्का लगा दो, कुछ मत डालो, ये खा पी के बराबर कर लेगा। हमेशा इस प्रकार की क्रॉप लगाएं जो ज़मीन में नाइट्रोजन दें और कुछ न कुछ छोड़ के जाएं। जैसे आपने मूंग लगा दिया, आपने बीन्स लगा दी। बीन्स वही लगाइए जो बेल वर्गीय न हो, वो पेड़ों पे न चढ़े। जो बुश है, जो छोटी सी और झुड़पी झाड़ी सी बनेगी वो लगाएं, बेल वर्गीय न लगाएं।
तो इस प्रकार जो भी और दाल वर्गीय लिगुमिनस जो क्रॉप है वो लगाए। ये सारी फसलें ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करती हैं, और इनको निकाल भी लिया तो भी आपने काट के निकाल लिया तो ज़मीन के अंदर कुछ ना कुछ दे कर जाती हैं। इनकी जड़ें ज़मीन में रहेगी, वहाँ पर नाइट्रोजन रहेगा, वो ज़मीन को और स्वस्थ बनाएंगी और घास भी नहीं आने देंगी। तो इंटरक्रॉपिंग का बहुत महत्व है, लेकिन ध्यान रखना है। अभी मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं, उनके फ़ोटोज़ आते हैं, वो वीडियो भेजते हैं कि सर संतरे का खेत है, 8 साल हो गए अभी तक फल नहीं लगा, 10 साल हो गए अभी तक फल नहीं लगा, 5वां साल है लेकिन एक भी फूल नहीं आया। और जब वो फ़ोटो शेयर करते हैं तो मैं देखता हूँ कि तने से 1 फुट दूर पर उन्होंने सोयाबीन लगा रखी है, किसी ने मूंग लगा रखा है, किसी ने दूसरी फसल लगा रखी है। तो भाई ये पौधे की कैनोपी 4 फुट बाहर है और आप ट्रैक्टर से उसके जड़ों के ऊपर से आपने ट्रैक्टर चलाया है 8 इंच 9 इंच, और ये आप हर साल अत्याचार उसके ऊपर कर रहे हैं। तो सारी जो उसकी जो तंतु मूल है, जो उसकी फीडर रूट है, जो नई जड़ें हैं, वो सारी हर साल आप ख़त्म कर देते हैं। तो बेचारा पौधा हर साल उन जड़ों को वापस बनाने में अपनी सारी ताकत खर्च कर देता है, फल फूल कहाँ से देगा? उसके पास कुछ बचता ही नहीं है देने के लिए आपको। तो हमेशा जो उसकी छतरी बनती है कैनोपी, वहाँ जो छाया पड़ती है 12 बजे की, उससे 1 फुट बाहर वो आपका सेकेंडरी क्रॉप का एरिया है। इतना ध्यान आपको रखना है। तो इंटरक्रॉपिंग का बहुत महत्व है, इससे आपकी इनकम भी बढ़ती है और इससे आपकी जो घास जो उगती है उसके लिए जो आपको खर्च करना पड़ता है वो खर्च भी नहीं होता। तो जो पैसे आप खर्च करने वाले थे बल्कि वहाँ से कुछ पैसे आपको वापस मिलेंगे। तो आपका जो ऑर्चर्ड है, जो आपका बागीचा है, उसका मेंटेनेंस के लिए पैसे यहाँ से मिलेंगे आपको। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा और प्रश्न पूछा। वेरी गुड इंफॉर्मेशन सर गिवन बाय कमलदीप जी। सर हमारे जहाँ फार्मर शुगर केन का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कुछ कर रहे हैं जी जी, उसमें वो जो है मूंग और माश लगा देते हैं शुगर केन में, वो बीड कंट्रोल करता है। ऐसे ही मेज में भी मूंग माश लगा रहे हैं। जो गन्ने के अंदर जो मूंग लगाते हैं उनको मैं उनके लिए एक बात कहूँगा कि मूंग जब लगाते हैं तो बीजों की संख्या पर नियंत्रण रखें। वहाँ पर हम क्या करते हैं, भाई गन्ने से फसल लेनी है, मूंग इसलिए लगाने हैं कि वीड नहीं आए, है ना, कुछ आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, ऐसा नहीं। आप मूंग लगाइए और मूंग से भी आप 5 क्विंटल 4 क्विंटल उत्पादन लीजिए वहाँ पर। अब आप पूछेंगे ये कैसे संभव है, तो आप मूंग लगाइए 1.5 फीट 2-2 फीट दूर, एक मूंग का दाना लगाइए और उसको जब वो 15 दिन 20 दिन का हो जाता तो ऊपर से तोड़ दीजिए उसको और उसको कैनोपी बनने दीजिए। आप देखेंगे क्या कि गन्ने के 2 गन्ने की रो में जनरली 5 फुट पे रो रहती है। आपने इधर एक मूंग का पौधा लगाया और इधर एक लगाया तो अगले 1.5 महीने में ये दोनों मिल जाएंगे, आपको बीच में से बिल्कुल भी जगह नहीं दिखेगी और भरपूर उत्पादन आएगा। इतनी फली आएंगी मूंग पे कि आप गिन नहीं पाएंगे। एक बार आप करके देखिए उसको। हमारे यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो जैसे सांगली है, कोल्हापुर है, सातारा है, उसके बाद में सोलापुर है। यहाँ पर लोग जब गन्ना नया लगाते हैं तो बेड पर प्याज लगाते हैं, कुछ लोग धनिया लगा देते हैं। तो इस प्रकार एक क्रॉप, क्योंकि धनिया 1.25 महीने में आ जाता है और जिस समय बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, गन्ने की छाया रहती है, तो उस समय लगाते हैं तो कई बार तो 50,000 लाख रुपए तक का धनिया निकाल लेते हैं लोग। तो गन्ने से तो कमाएंगे, तब कमाएंगे 12 महीने बाद, ये तो आज ही कमा लो। तो ऐसे जी जय सर, ऐसे ही हम जैसे वेजिटेबल हैं, वेजिटेबल्स में मल्टीपल क्रॉपिंग, जैसे गोभी में मूली, शलगम, धनिया, पालक जो आपने बताया, इस तरह जी हाँ बढ़िया कमाई कर रहे हैं किसान। कर शॉर्ट क्रॉप जैसे है, जो जैसे गोभी बताया, गोभी भाई 65-70 दिन से शुरू होकर 90 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो जो 5 महीने के बाद क्रॉप मिलेगी ऐसी लगा दीजिए, तो एक ख़त्म होगी, 2 महीने बाद दूसरी तैयार है। अभी जैसे जो लोग ये तुअर यानी जो अरहर लगाते हैं, बेड पर लगाते हैं, तो अरहर पूरी फैल जाती है, छाया हो जाती है, नीचे बेड पे हल्दी लगा दी और नीचे बेड पे अदरक लगा दी। 6 महीने में अरहर मिल जाती है, 8 महीने 9 महीने पे हल्दी अदरक मिल जाती है।
तो इस प्रकार मल्टीपल क्रॉपिंग लेते रहना चाहिए, ज़मीन अच्छी रहती है। और 2 टायर 3 टायर खेती करते रहिए तो एक ही समय में एक ही मैन पावर में आप 2 फसलें एक साथ ले सकते हैं। जी हमारे जहाँ सर पॉपुलर एंड जो हल्दी है इसका मॉडल बहुत सक्सेसफुल है, पॉपुलर एंड हल्दी एग्रो फोरेस्ट्री मॉडल। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है किचन गार्डनिंग में। हम भिंडी में कॉपी मैंने लगाया था, भिंडी के नीचे। हाँ जी, हाँ। कॉपी बहुत बढ़िया वेजिटेबल है, जो वेजिटेबल और नाइट्रोजन भी फिक्स करता है। हाँ जी, मल्टीपल क्रॉपिंग ले सकते हैं। जी जी जी। तो सभी का बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद और स्वागत कि आप सब जुड़े। आप अपने ऐसे ही अनुभवों को शेयर करते रहिए सबके साथ, जिससे सबका फ़ायदा भी होता रहे। और अगले महीने जो लगने वाली फसलें हैं उसके ऊपर फिर से एक वेबिनार रखेंगे। और इस बार एक तो पंजाब के लिए मलकियत सिंह जी के लिए आलू तो लगाना ही पड़ेगा मुझे, तो आलू की खेती मैं अवश्य करूँगा अगले महीने। उसके साथ और एक क्रॉप पर हम करेंगे। आपके अगर कुछ सुझाव होंगे कि उस क्रॉप पे है तो जो ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव होंगे उस पर चर्चा लेंगे। तो आप भी अपने सुझाव भेज सकते हैं कि अगले महीने और कौन सी आलू के अलावा एक क्रॉप और कौन सी लेनी चाहिए, तो उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सर पंजाब में जो पी है, पी क्रॉप भी आलू के साथ ही लगता है। जो हमारे बेल्ट है, जो जहाँ हुशियारपुर नवांशहर बेल्ट है जलंधर, इसमें पी जो है, जो काफ़ी पी दिल्ली में जाता है सब्जी के लिए, काफ़ी मशहूर अर्ली पी लगता है। इस पर भी हम प्रचार कर सकते हैं। जी जी। फिर अभी एक और हम हर 15 दिन पे अभी एक फेसबुक के ऊपर, जैसे तो जूम पे करें ना, फेसबुक के ऊपर, और हर 15 दिन पे एक छोटी सी हम गोष्ठी जिसको कहते हैं ना, वैसा उसका आयोजन कर रहे हैं, जिसका टाइटल रहेगा बात पते की। बात पते की में क्या है कि छोटी छोटी बातें जो खेत में हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे और उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो वो छोटे सेशन रहेंगे, 1 घंटे के नहीं होंगे, वो छोटे रहेंगे, 10 मिनट 15 मिनट के रहेंगे बस। तो बात पते की, तो इस महीने में कौन कौन सी पते की बात है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, केवल वो बातें करेंगे। उसमें ये सारा सब कुछ इतना नहीं रहेगा, छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे। अगर आप उसके लिए अगर कहेंगे कि भाई उदाहरण के लिए अगर बात करते हैं, तो बात पते की ये है कि बीमारी में इलाज करने से परहेज अच्छा है, ये पते की बात है। अब इसका जो भी आपको मतलब निकालना निकालिए, अपने लिए निकालिए, खेत के लिए निकालिए, पौधों के लिए लगाइए। अगर आपके पास में डेयरी फार्म है तो अपनी गाय के और भैंस के लिए भी लगाइए। तो ये पते की बात है। तो इस तरह की बहुत सी बातें छोटी छोटी रहेगी। हाँ, उसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा कर सकते हैं अगर किसी को रही तो, लेकिन 10 से 15 मिनट के अंदर ये टॉपिक रहेगा, फेसबुक पे रहेगा ये, क्योंकि बहुत से लोग जूम पर नहीं आ पाते हैं, तो उन्होंने फेसबुक पे ही हमने शुरू करने का किया है। तो इसका आपको लिंक और वो सारा मिल जाएगा। सर जो आपने प्रोडक्ट बताए हैं, ये ऑर्गेनिक हैं सभी प्रोडक्ट? ये सारे के सारे हाँ, नॉन टॉक्सिक और रेसिड्यू फ्री प्रोडक्ट हैं। ऑर्गेनिक आप बोल सकते हैं। जैसे मैंने अगर आर्जाल बताया वो तो वैम है, बायोलॉजिकल है। और जो सिलपोट बताया वो सिलिका, हमने राइस हस्क, आपके जो धान के ऊपर का छिलका रहता है वहाँ से निकाला हुआ है। तो जो सारे प्रोडक्ट मैंने बताए ये सारे के सारे नॉन टॉक्सिक और सारे रेसिड्यू फ्री है। कुछ बायोलॉजिकल है, कुछ बोटेनिकल है। सर अवेलेबिलिटी इसकी? अवेलेबिलिटी आपके घर तक पहुंचा के दी जाएगी, कोई चिंता नहीं है। यस। अभी तो क्या है कि आप ज़्यादातर आप घर में, आप और मैं तो कम करते हैं, लेकिन घर में बच्चों को देखिए वो सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन मंगाते हैं। रोज़ कोई ना कोई पार्सल आता ही रहता है। ओके। जी विवेक जी, ओवर टू यू। थैंक्स सर। एक बार फिर हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहा।
और जो आपने क्लोजिंग में एक इंफॉर्मेशन शेयर की है कि अपन एक सेशन किया करेंगे जिसका कि नाम रहेगा बात पते की। तो आज की तो बात पते की यही है कि वो सेशन अब पीरियोडिकली होता रहेगा। अच्छा, इसी में आपकी बात से मुझे एक चीज और ध्यान में आई कि ये जो अपन जूम पे भी करते हैं सेशन, ये भी हम लोग इसको भी हम फेसबुक पे लाइव करते हैं। आज का सेशन भी फेसबुक पे लाइव भी था, इसलिए जो और साथी जुड़े हुए हैं उनके साथ में मैं ये जानकारी साझा करना चाहता हूं कि अगर अपने कुछ ऐसे लोग हैं, कृषक हैं, जो कि जूम पे आने में अगर उनको थोड़ी सी कोई दिक्कत आ रही है, अभी इतने यूज टू नहीं है, तो वो फेसबुक लाइव पर भी इन सेशंस को कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप अपने जो साथी मित्र हैं उनके साथ में ये बात शेयर कर सकते हैं कि जब भी हमारा ये जूम पर भी सेशन होता है तो इस जूम वाले सेशन को भी, क्योंकि हम हमेशा फेसबुक लाइव करते हैं, तो ये भी फेसबुक लाइव की तरह उपलब्ध है ही। और साथ में जो एक बात पते की वाली चीज है वो अपन करना ही चाह रहे हैं। प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बात पते की में अगर किसी के पहले कुछ प्रश्न रहेंगे तो वो प्रश्न भी रख सकते हैं। जी जी। और ये जो आज का सेशन है या पहले के सारे सेशन, ये जो डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपने को रिकॉर्डेड आपको मिलते रहेंगे, मिल जाएंगे ये। प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रकाश जी। जी प्रकाश जी बताइए। गुड इवनिंग साहब। आवाज़ बढ़ाइए आपकी, ज़रा आवाज़ तेज़ कीजिए। आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। हाँ, मैंने भी आपको बहुत कम लो वॉल्यूम पे सुना सर, काम को रखते आपने सुधारिए अपना वॉल्यूम लेवल अपने स्पीकर। आवाज़ नहीं आ रही है प्रकाश जी, थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ाना पड़ेगा। हेलो प्रकाश जी, आप अगर चाहें तो जो आप कह रहे हैं, अगर हम लोग आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, आप चैट बॉक्स में लिखिए। आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा है, बताइए, सुनने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए। मेरी खुद का एक, जैसे भी आपने कहा कि जो इंटर कल्टीवेशन में जो आप प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं जी, तो मेरा उसमें खुद का मेरा मानना ये है कि प्रोडक्टिविटी पे न जाके अगर आप प्लांट्स के लिए ग्रीन मैन्योर अगर प्रोड्यूस करते हैं वहाँ जी जी तो अपन अपने मेन क्रॉप को अवेलेबल करते हैं जी, फिगर उनको यानी जो बोलते हैं अपने एनपीके के रूप में, जो उसके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। जी लास्ट ईयर मैंने 5 एकड़ में ट्रायल लिया था, ट्रायल एंड एरर में मेरे को सक्सेस रेट बहुत अच्छा मिला। जी जी, मैंने ढीचा करके जो है वहाँ ग्रीन बायोमास प्रोड्यूस किया। बिल्कुल। वहाँ मैंने फिर उसके मैच्योरिटी के बाद में उसको ब्रश कटर से कट करके मल्च किया था कैनोपी पे, ग्रीन प्लांट्स ऑरेंज। जी, मैं ध्यान से सुन रहा था आपकी बात को, तो इस साल मैंने 40 एकर्स में वो ग्रीन मैन्योर प्रोड्यूस किया है ढेचा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि कई सारे फार्मर्स को 5 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल में भी फ्रूट नहीं मिले हैं। जी, खुशी होगी, मैंने मेरे 7000 प्लांट्स में से मेन क्रॉप के मैंने 500 से 600 प्लांट्स को टारगेट किया था ये साल मैंने फ्रूट के लिए। जी, तो मेरे को मैंने 60 से 80% तक सक्सेस रेट मिला है। बहुत बढ़िया। मेरा वो बाहर का है मेरा, ये अभी आपको हार्वेस्ट के होगा। जी जी, मैंने उसके पैसा न बनाने की चेष्टा करते हुए अपने मेन क्रॉप को मैंने अच्छे से उसको बेचा, घास से कट के उसको मैंने मल्च किया। बिल्कुल। उसकी जो ग्रोथ थी प्लांट्स की वो बहुत मैंने अल्टीमेट। बिल्कुल। मेरा एक ये भी सुझाव रहेगा सभी मेरे किसान मित्रों को कि अपन ने जो अपना की खाली जो जमीन है जो क्रॉप के बीच में की, तो उसको अगर अपन चाहते हैं तो इस तरीके से भी ग्रीन बायोमास प्रोड्यूस करके बिल्कुल। तो प्रकाश जी का कहना था कि भाई अगर आप कॉमर्शियली न भी लें तो कम से कम वहाँ पर आप जैसे वो जो सनई, बोरू, धैंचा, ये जो इस तरह के जो सीड्स आते हैं जिसको हम जूट या पाट बोलते हैं, ये तो वो भी अगर आप लगा देते हैं तो ग्रीन मैन्योरिंग कर दीजिए। और जब वो 60 दिन का, 65 दिन का, 70 दिन का हो जाए तो उसको कट करके वहीं पर सुला दीजिए, तो ज़मीन में आपको भरपूर ग्रीन मैन्योरिंग मिलेगी जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सारे मिनरल्स और सारे क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर उसको उपलब्ध हो जाएंगे। तो उससे आपका खेत बहुत ही हेल्दी रहेगा और आगे आने वाले समय में धीरे धीरे वीड एकदम कम होता जाएगा वहाँ पर।
बहुत बढ़िया। उन्होंने अपने 100 में से 40 एकड़ में इस बार उन्होंने ऐसा प्रैक्टिस किया है। वेरी गुड, धन्यवाद प्रकाश जी, आपने अपने अनुभव जो शेयर किए सबको बताया उसके लिए। इट्स माय प्लेजर सर। हाँ, अभी अचानक से अच्छी आवाज़ आ गई आपकी। और रेगुलरली है ना, इसमें जो आप जो कहते हैं ना, मैं उसको बहुत गंभीरता से लेता हूँ एज अ फार्मर। अच्छा, और सारी गाइडलाइन को अप टू मार्क फॉलो करने की कोशिश भी करता हूँ, और आई एम गेटिंग रिजल्ट्स। मुझे यानी उसके परिणाम भी मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं तो खुले दिल से, खुले मन से आमंत्रण देता हूँ मेरे सभी किसान मित्रों को, जिनकी पहुंच में मेरा क्षेत्र आता है, अगर वो आना चाहें आपके मार्फत, किसी के मार्फत, तो मोस्ट वेलकम, मेरे फार्म पे आइए, प्रैक्टिसेस देखिए, और प्रोडक्ट्स की कहने कैसे मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया है ग्रीन अर्थ के। उसके पहले मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, लेकिन फाइनली अब जाके मैं कि रुका हूँ सही जगह पे। तो वाकई में रिजल्ट्स हैं उसके। जैसे आपने कहा कि हर 10वें दिन 12वें दिन में आपको उसके स्प्रे लेने हैं, और अभी ये जो स्पैन है, जो पर्टिकुलर रेनी सीजन में, ये 15 अगस्त से 10 अगस्त से जो मैं देखता हूँ यहाँ से जो कीट पतंगों का रोग काफी ज्यादा बढ़ता है खेती किसानी में, तो उसको भी कई हद तक के अपन रोकने में सफल होते हैं इन चीजों से। जी जी और मैं पर्सनली फील भी करता हूँ मेरे फार्म पर इस चीज को। जी। प्रकाश जी का फार्म यहाँ से नागपुर में, और अगर नागपुर 0 माइल की बात करेंगे तो यहाँ से 60 किलोमीटर कोंढाड़ी, 50 किलोमीटर पे, और वहाँ से और 7-8 किलोमीटर अंदर सब कुंड करके और एक गांव है। और तो पहाड़ तीन तरफ, पहाड़ के ऊपर चारों तरफ जंगल है, बीच में इनका खेत है। बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, वैसे तो मुश्किल जगह पे है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया और बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो पिछली बार भी अपनी बात हुई थी कि इनके यहाँ पर हम एक बार प्रोग्राम बनाकर जाएंगे, लेकिन योगायोग ऐसा रहा है कि बारिश का मौसम, सारे लोग व्यस्त थे और अपने अपने यहाँ पर, तो उसका हम अगस्त तो अब ख़त्म होने को आ गया। सितंबर में जब थोड़ी सी बारिश की जो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, थोड़ा सा ड्राई स्पेल जब रहेगा, तब एक बार आपके यहाँ पर हम ज़रूर सबको आमंत्रित करेंगे। काफ़ी लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि सर प्रकाश जी का कब चलना है, तो सभी लालायत थे आपका खेत और आपका सारा सब कुछ देखने के लिए। जी अवश्य, थैंक यू जी। तो आज के लिए सबसे आज्ञा चाहूंगा। आज का सेशन प्रदीप सर बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कमलदीप जी को, इन्होंने कि अपने अनुभव शेयर किए, मलकैत जी को, इन्होंने कि शुरू से ही अनुभव शेयर किए, अपनी बात बताई, और प्रकाश जी ने इतना बढ़िया तरीके से सारी बातें प्रकाश डाला है कि एकदम छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन समय की अपनी सीमा है, इसलिए आज्ञा दीजिए, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करें। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।